हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी मींस डाटा दक्षता या आप इसको कह सकते हैं पर्याप्त डाटा। ठीक है, इसमें आपको किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है जो भी पूछा गया होगा कि आपको जो डाटा दिया गया है वो उसको सॉल्व करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। ओके, सिर्फ ये बताना होता है, इसमें आपको कोई उत्तर इसमें नहीं निकालना होता है, सिर्फ ये बताना है कि जो हमें डाटा दिया गया है वो किसी उस चीज को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। ओके, सिर्फ इतना काम इसमें करना होता है। वन बाय वन हम जो है डाटा को चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है उसको चेक करेंगे कि क्या उस अकेले से हम उसका आंसर दे सकते हैं। अगर हम उस अकेले से आंसर दे सकते हैं तो हमारा आंसर वही हो जाएगा कि हाँ भाई ये अकेला जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ओके, अगर हम उस अकेले से उसका आंसर नहीं दे सकते तो हम नेक्स्ट को चेक करते हैं क्या वो अकेला उसको पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, तो सही है। अदरवाइज क्या करेंगे, हम मर्ज करके देखेंगे कि क्या उसका आंसर मर्ज करने के बाद निकल रहा है या नहीं। तो जस्ट हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ डाटा को चेक करना है कि जो हमें सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए हमारे पास डाटा है या नहीं। ओके, अगर है तो आंसर हम उस तरीके से देंगे, अगर नहीं है तो हम लिखेंगे कि पर्याप्त नहीं है हमारे पास। ओके, तो सिर्फ ये हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है, कोई सॉल्यूशन कोई उत्तर हमें इसमें नहीं देना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HCS में एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था तो वो क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चन था, और इसके साथ ही जो कि ऑनलाइन एग्जाम होता है DSSB हो या और भी जैसे एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करें। चलिए, और बाकी अगर आप वीडियोस की PDF लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी बच्चा चाहे HCS की तैयारी कर रहा है उसको भी जो है आप ये PDF दी जाएंगे, और अगर कोई DSSB की तैयारी कर रहा है तो उसके जितने भी सब्जेक्ट होंगे जनरल पेपर के उन सभी की PDF भी जो आपको अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लिंक आपको दिया गया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगस्त में किस तारीख को निश्चित रूप से अंजलि के पिता का जन्मदिन था। 3 जो है इसमें पॉइंट दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि जो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल सेकंड और थर्ड, केवल फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट और थर्ड, तीनों या तीनों के द्वारा उत्तर देना अनिवार्य नहीं है। तो हमें ये वन बाय वन चेक करना है। अब इसमें अकेले अकेले नहीं दिया गया है, कॉम्बो में दिया गया है कि क्या हम सेकंड और थर्ड से उत्तर दे सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड से दे सकते हैं। तो हम चेक करते चलते। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि अंजलि को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन जो है 19 अगस्त के पहले है लेकिन 13 अगस्त के बाद है। तो अंजलि के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि उसके पिता का जन्मदिन या तो 14 को हो सकता है, या 15 को हो सकता है, 16 को हो सकता है, 17 को हो सकता है, 18 को हो सकता है। अब इन 5 में से किसी एक डेट को हो सकता है, तो हम अकेले इसमें से नहीं बता सकते हैं। फिर सेकंड चूज करते हैं। देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है कि अंजलि के भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्मदिन जो है ये 15 अगस्त के बाद लेकिन 18 अगस्त के पहले है। तो मीन्स या तो 16 को हो सकता है या 17 को हो सकता है। अब अगर आप देखेंगे क्या फर्स्ट और सेकंड से हम बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे, क्योंकि अभी भी अगर सेकंड को भी अगर हम ऐड कर देते तो सिर्फ 16-17 निकल रहे हैं। एक यूनिक डेट हमें नहीं मिल रही है कि किस दिन उसका बर्थडे है उसके पिता का। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड तो देखिए उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बी ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट हो गया है। ओके, फिर देखते थर्ड में कह रहा है कि अंजलि के पिता का जन्मदिन एक सम संख्या वाली तारीख है, सम संख्या वाली तारीख। तो देखिए, फर्स्ट और थर्ड को अगर हम मैच करें, फर्स्ट और थर्ड को, तो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट में देखेंगे तो सम संख्याएं 16 भी है, 18 भी और 14 भी है, 3 संख्याएं बन रही है, यूनिक हमें अभी भी नहीं मिल रही है। ओके, तो हम फर्स्ट और थर्ड को भी क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे कि फर्स्ट और थर्ड से भी हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। ओके, फिर चलते हैं, ऑप्शन ए है सेकेंड और थर्ड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सेकेंड और थर्ड। तब सेकेंड में जो डेट निकली थी वो थी 16 और 17, 16 और 17, और थर्ड में जो डेट निकली है वो है सम संख्या। तो अब 16-17 में से जो सम संख्या वो सिर्फ 16 है। तो हम सेकंड और थर्ड से बता सकते हैं कि अंजलि के पिता का जो जन्मदिन है वो किस दिन है, 16 को है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा, केवल सेकंड और थर्ड जो है प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ओके, तीनों को मिलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास फर्स्ट पॉइंट नहीं भी होता तो भी सिर्फ सेकंड और थर्ड से हम आंसर को निकाल सकते थे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा,
केवल सेकंड और थर्ड जो है ये उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो जस्ट आपको ये बताना है, सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है, तो फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का लागत मूल्य बताना है क्या है। ओके, लागत मूल्य मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस बताना है कि क्या है। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। टेस्ट सीरीज के बेचने के बाद 10% का लाभ होता है। यहां पे सिर्फ लाभ दे दिया है। क्या हम सिर्फ लाभ से क्रय मूल्य निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, हमें नहीं पता। ओके, क्योंकि लाभ 10% का हुआ है। अब वो लाभ जो है वो 50 पे 10% हुआ है, 60 पे 10% हुआ है, 70 पे 10% हुआ है, हमें नहीं पता लागत मूल्य कितना है। तो सिर्फ अकेले से हम जो है इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो केवल वन विकल्प जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत हो गया है। दूसरा चूज करते हैं, विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 11/10 है। जब हमें विक्रय मूल्य ही लागत मूल्य ही नहीं पता तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे कि वो 11/10 कितना है। अगर हमें लागत मूल्य पता होता तभी तो हम विक्रय मूल्य बता पाते। ठीक है, तो मींस केवल 2 भी जो है प्रश्न उत्तर के लिए पर्याप्त नहीं है। थर्ड चूज करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, कि हम दोनों को मिला रहे हैं। अब देखिए, टेस्ट सीरीज को बेचने के बाद 10% का लाभ होता है, ये कह रहा है। लाभ दे दिया। अब कहा इसने कि विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 11/10 है। जब लागत मूल्य पता ही नहीं तो विक्रय मूल्य कहां से निकालेंगे? किसका 11/10 है? नहीं पता है, तो दोनों को मिलाकर भी कोई फायदा नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट और सेकंड भी पर्सन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये यहां पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों को मिलाकर भी हम कोई आंसर नहीं निकाल सकते कि उसका लागत मूल्य एक्चुअल में है कितना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, ABC, D and E are sitting in a row. B is sitting between A and E, who is sitting in the middle. हमें बताना है कि बीच में कौन बैठा है एक्चुअल में। एक पंक्ति में 5 जन बैठे हैं, A, B, C, D और E, और एक कंडीशन दे दी कि B जो है ये A और E के बीच में बैठा है। अब देखिए, B, A और E के बीच में दो केस यहाँ पे बन सकते हैं कि B, A और E के बीच में कुछ इस तरीके से बैठा है, या B, E और A के बीच में ऐसे बैठा है। ओके, ये 2 केस बनते हैं। अब हम स्टेटमेंट चेक करते हैं कि क्या सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। चेक करते हैं, देखिए, ए बी के बाएं बैठा है। ए क्या बोला इसने? बी के बाएं बैठा है। अब आप देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे ए सेकंड वाले केस में, ए जो है बी के कहां बैठा है? दाएं बैठा है, ना कि बाएं। तो ये वाला केस तो वैसे ही कट हो गया कि ये तो है ही नहीं। तो ये वाला सही है कि ए जो है वो बी के बाएं बैठा है, बट राइट ऑफ डी। बट क्या कह रहा है? ए जो है वो बी के बाएं है लेकिन डी का दायां है। अगर वो डी का दायां है तो केस इस तरीके से बन जाएगा, डी ए बी ई, ये वाली चीज बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए, क्या हम सिर्फ इतने से, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से ये बता सकते हैं कि बीच में कौन बैठा है? नहीं बता सकते, क्योंकि अभी सी रहता है। हमें नहीं पता कि सी की जो पोजीशन होगी वो यहां पर होगी, वो यहां पर होने वाली है या फिर यहां पर होने वाली है। ओके, कहीं भी हो सकते। तो सिर्फ अकेला 1 जो है इसके लिए पर्याप्त नहीं है उत्तर देने के लिए। देन हम सेकंड को चेक करते हैं, क्या सिर्फ सेकंड अकेला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? पहले आपको अकेले अकेले चेक करना है या फिर जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग। ओके, चलिए देखते हैं। सी इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट। सी जो है एक्सट्रीम राइट पर बैठा है, यानी कि सी यहां पर बैठा है और बी जो है वो ए और ई के बीच में है। क्या तब भी हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि तब हमें डी की पोजीशन नहीं पता होगी कि डी कहां पर है और ए बी और ई किस तरीके से बैठे हैं, वो हमें नहीं पता चलेगा। तो हम जो कह सकते हैं कि अकेला सेकंड भी जो है आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर तीसरा स्टेप क्या है? दोनों को मर्ज करके देखते हैं। 4 पोजीशन हम निकाल चुके थे, फिर कह रहा है कि सी इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट। सी बिल्कुल राइट में बैठा है। सी अगर यहां पे बैठा है तो बाकी के चारों की पोजीशन हमने पहले ही निकाल ली थी फर्स्ट वाले से, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डी ए बी ई सी। क्या अब हम बता सकते हैं कि बीच में कौन बैठा है? तो बिल्कुल बता सकते हैं, बीच में बैठा है बी। बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि पहला और दूसरा मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त, यानी कि दोनों की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही जो है मिलकर जो है पर्याप्त आंसर हमें दे सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ राहुल एंड रवि। एज बतानी है राहुल और रवि की कि कितनी है। ठीक है, किसकी एज निकालनी है, राहुल और रवि की। सिर्फ फर्स्ट से चेक करते हैं। राहुल और रवि की आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है। ठीक है, यानी कि राहुल और रवि इनकी बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 वर्ष है। ठीक, तो क्या सिर्फ हम बता सकते हैं। अब 6 वर्ष तो कितने के बीच भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि राहुल की आयु जो है वो 10 हो और रवि की 4 हो, या ये भी हो सकता है कि इसकी 12 हो और इसकी 6 हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हम नहीं बता सकते सिर्फ फर्स्ट से। तो हम कह सकते हैं कि पहला जो है वो आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कहा कि उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 216 है। क्या सेकंड अकेला पर्याप्त है आंसर देने के लिए कि उनकी आयु का गुणनफल 216 है। अब 216 जो गुणनफल है ये तो बहुत तरीके से निकल सकता है कि 216 जो है इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो वो अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ अकेले इससे भी नहीं बना सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशंस। अब अगर हम दोनों को मर्ज करके देखें कि पहले उनके बीच का अंतर है, हम x और y मान लेते हैं इनको, राहुल और रवि को। तो पहली जो इक्वेशन दी है वो दी है x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, और दूसरी इक्वेशन क्या दी है कि दोनों का गुणनफल जो है 216 है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 ही वेरिएबल थे, 2 ही हमारे पास इक्वेशन बन रही है, तो बिल्कुल हम यहाँ से उनकी एज निकाल सकते हैं। x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी तरीके से, कि जैसे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में स्केयरिंग बोथ साइड कर दें। ठीक है, तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर निकल जाएगा। यहाँ से एक्स स्केयर वाई स्केयर कर दे, स्केयरिंग बोथ साइड करके, मतलब किसी ना किसी तरीके से हम जो है एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। मीन्स राहुल और रवि की एज हम बता सकते हैं। तो दोनों मिलकर जो है ये आंसर देने के लिए पर्याप्त है कि हम उनकी आय को जो है फाइंड आउट, सॉरी आय नहीं, एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही मिलकर जो है इसका आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हमें इसमें x और y का मान बताना है कि क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि y एक समपूर्णांक है, y क्या है, एक इवन नंबर है। ओके, और x क्या है, एक ओड इंटीजर है। y क्या है, फर्स्ट में क्या है, y इवन है और x ओड है। अब इवन ओड कोई भी हो सकता है, बट ये कह रहा है कि x जो है ग्रेटर देन y है। अब ग्रेटर देन y भी बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही हमें यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि पहला जो है सफिशिएंट नहीं है। देन सेकंड को चेक करते हैं। सिर्फ अकेला सेकंड को अगर हम चेक करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 30 आ रहा है, एक्स वाई इक्वल टू 30 आ रहा है। तो अब 30 का अगर हम केस देखें तो 30 में भी बहुत सारे केस बनेंगे। देखिए 5 6 30 भी होता है। ठीक है, 6 पंजे 30 भी होता है। ओके, इसके अलावा और क्या बनता है, गुणनफल दिया है यहाँ पे। इसके अलावा 30 क्या हो सकता है, ओके 5 6 या 6 5 नहीं, वही बात है, 5 6 ले लो 6 5 ले लो। ओके, एक्स और वाई जो है हमने इसको पुट कर लिया है कि ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। ठीक है, 5 6। इसके अलावा क्या बन रहा है, 10 3 जा 30 होता है और 15 2 जा भी 30 होता है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो सिर्फ अगर हम सेकंड से देखें तो भी हमें कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो हम क्या करेंगे, मर्ज करके देखेंगे। सेकंड वाला हमने ले लिया और फर्स्ट में कहता है कि y एक समपूर्णांक है। y की वैल्यू क्या है, सम। तो अगर आप देखेंगे y की वैल्यू जो सम है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में है, वो है 6 वाले में। ठीक है, फिर कह रहा है कि x जो है, ओके नहीं 2 में है, 2 केसेस हैं, एक 2 भी है, ये यहाँ पर भी तो है। 6 और 2 वाला केस जो है सम जो है यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, फिर दूसरा मतलब 10 और 3 का जो केस है वो तो वैसे ही कट हो गया है। अब सेकंड कह रहा है कि x जो है ये y से बड़ा है। तो अब आप देखिए कहाँ पर x है जो कि y से बड़ा है, तो सिर्फ एक ही उसमें है 15 और 2, यहाँ पर x जो है y से बड़ा है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x और y कितनी है, तो 15 और 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसको आप 6 5 मान के भी कर लीजिए, बेशक 6 5 ले रहे हैं, फिर 3 10 ले रहे हैं और फिर 2 15 ले रहे हैं। तो
नहीं, उसमें नहीं निकलेगा, बट आपको इसी तरीके से जो है लेना पड़ेगा 5, 6, 10, 3 या 15, 2। ओके, तो मतलब अलग अलग वैल्यू जब आपने ली है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो हम x और y की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही हमें बताना होता है। ओके, तो दोनों मिलकर जो है आंसर देने के लिए पर्याप्त है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये HCS एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, देखने में बड़ा है लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए, निम्न 2 कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कथनों का उत्तर दीजिए। उत्तर देना हमें, पहले कथन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 दी है, ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। कथन सेकंड दिया गया है कि कार्य को पूरा करने के लिए बी की अपेक्षा ए 5 दिन अधिक लेता है, तो कार्य पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? प्रश्न उत्तर देने के लिए सही चुनें। ओके, हमें बताना है कि ए जो है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, पहला कथन अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर जो है 10 दिनों में काम को पूरा करती हैं। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिनों में। क्या सिर्फ हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे? कथन 1 से नहीं निकाल सकते, यानी कि अकेला कथन एक पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अकेला एक कथन जो है वो पर्याप्त नहीं है। देन सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं कि स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ओके, सेकंड कथन क्या कहा गया कि कार्य को पूरा करने के लिए बी की अपेक्षा ए 5 दिन अधिक लेता है। ओके, बी की अपेक्षा ए 5 दिन अधिक लेता है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? b + 5 होगी। ठीक है, क्या हम सिर्फ सेकंड से जो है बता सकते हैं आंसर? नहीं बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर देखते हैं, मर्ज करके, कि क्या दोनों कथन मिलकर आंसर दिया जा सकता है। तो देखते हैं, a + b = 10 है, a = b + 5 है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या निकाल लेंगे? b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू आ जाएगी 10 - a। ठीक है, इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। a = हो जाएगा 10 - a + 5। a को इस साइड लेके आएंगे तो 2a = 15। तो a जो है उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 7.5 में। 7 दूनी 14, ओके नहीं 2 7 14, 7.5 आ जाएगा, 7.5 डेज में। तो हम यहाँ से जो है निकाल सकते हैं आंसर। ए का काम हम बता सकते हैं, तो सिर्फ आपको इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है। तो सीधा राइट आंसर लगा दीजिए। दोनों कथन जो है मिलकर पर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए। ठीक है, सिर्फ इतना सा आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की संख्या का मान क्या है जिसका इकाई अंक 3 और 7 से विभाज्य है? ओके, 3 अंकों की हमें एक संख्या बतानी है और उसका इकाई का अंक दे दिया 3 और बोल दिया कि जो पूरा नंबर है वो 7 से विभाजित होता है, मतलब 7 से डिवाइड होता है पूरा। ओके, तो फर्स्ट कथन हम पढ़ते हैं कि 3 अंकों की संख्या जो है 9 से विभाज्य है। पहले वो कह रहा है कि जो 3 अंकों की संख्या है वो 7 से विभाज्य है। दूसरी बार कह रहा है कि जो 3 अंकों की संख्या है वो 9 से भी विभाज्य है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से विभाज्य होती है? 7 × 63, ओके, और ये 9 से भी पूरी डिवाइड हो रही है और 7 से भी पूरी डिवाइड हो रही है। तो 63 एक ऐसी संख्या है जो कि पूरी डिवाइड होती है किससे? 7 से भी और 9 से भी। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे हमें लास्ट में क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो इस 63 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में हमें इकाई का अंक 3 ही मिले? क्योंकि अगर हम इस 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ठीक है, 3 से करेंगे तो 9 मिलेगा। तो आंसर हमें यहां से मिल ही नहीं रहा है। तो अब हमें वो नंबर ढूंढना है कि जब हम 63 को उस नंबर से डिवाइड करें तो मुझे लास्ट में वही नंबर जो है मिले, यानी कि 3 जो है मुझे मिले। अब 63 था, इस 63 को अगर मैं 1 से करती हूं मल्टीप्लाई तो नंबर मुझे सिर्फ 63 ही मिला। ये तो 2 नंबर का हो गया, लेकिन हमें चाहिए 3 का, 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? 63 को 11 से मल्टीप्लाई कर सकती हूं। ठीक है, 11 से जब मैं 63 को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 11 × 3 = 33, 3 × 11 = 66 और 3 × 69 693। यानी कि वो संख्या क्या हो सकती है? 693 हो सकती है, जो 3 अंक है और ये 7 से भी विभाजित होगी और 9 से भी। करके देख लीजिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसको 7 से डिवाइड करते हैं 693 को, तो 7 × 63, 9 में से 3 जाएगा 6, 7 × 63, तो पूरा कट हो रहा है। फिर 9 से देखेंगे तो 9 × 63, ओके, उसके बाद फिर 9 × 63, तो मतलब दोनों से डिवाइड हो रही है। तो संख्या क्या हो सकती है? 693। तो कथन 1 जो है आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, फिर कथन 2 चेक करते हैं। 3 अंकों की संख्या 21 से विभाज्य है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
थर्ड जो पॉइंट है वो 3 है और ये कह रहा है कि जो ये संख्या है वो 21 से विभाजित है। ठीक है, तो अब हमें ऐसी अगर हम देखें 21 से विभाज्य, तो जो संख्या अब एक चीज इसमें आप देखिए, जब आप 21 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो है आपको बहुत सारी संख्याओं में जो है मिल जाएगा। किस तरीके से मिल जाएगा, देखिए अगर आप 21 इंटू 13 करते हैं, सिर्फ ओके सिंपल लेते हैं, 21 इंटू 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 63, 2 अंकों का बन रहा है तो ये नहीं होगा। 21 गुना अगर 13 करते हैं हम, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, एक ये वैल्यू आ गई जो कि पूरी 21 से डिवाइड हो सकती है। 263 जो है हम कह सकते हैं कि अभी कोई 263 है, ये 21 से मल्टीप्लाई हो सकता है, सॉरी डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं 21 को 23 से मल्टीप्लाई कर दूं, 21 और 23, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी पूरा जा रहा है। ठीक है, मतलब 21 और 23, कोई यूनिक वैल्यू जो है हम नहीं निकाल सकते हैं ऐसी कि जिसके लास्ट में 3 आ जाए। ओके, क्योंकि अगर आप 21 को 13 से करते हैं तो 263 आता है, 21 को 23 से करते हैं तो भी 3 अंकों की संख्या निकलती है। तो 21 से जो विभाज्य हो ऐसी संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिर्फ कथन 1 हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। यहां पे पूछा किचन में जो ग्रेनाइट है उसका रंग क्या है, क्या वो रेड है, वो ग्रीन है, येलो है, उसका कलर पूछ लिया है हमसे। ओके, कथन 1 कह रहा है कि ग्रेनाइट का जो रंग है वो दीवार का रंग है। क्या कहा कथन कि ग्रेनाइट का जो रंग है वो दीवार का रंग है। अब हमें क्या पता कि दीवार का रंग क्या है। इन क्वेश्चन में जो है कभी भी आपको एज्यूम नहीं करनी है चीजें कि हम ये मान ले कि भाई दीवार का जो रंग है वो लाल है तो ग्रेनाइट का रंग भी लाल है, नहीं, हमें एज्यूम नहीं करना है। हमें जो दिया गया है हमें सिर्फ उसी पर फोकस करना है। अब हमें ना तो दीवार का रंग पता है तो हम ग्रेनाइट का रंग कैसे निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट सफिशिएंट नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है। अब चमकीले कलर्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अब वो कौन सा चमकीला है ये भी हम नहीं बता सकते हैं, तो दूसरा भी अकेला पर्याप्त नहीं है। अब क्या दोनों मिलकर पर्याप्त हैं कि ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है और ग्रेनाइट का रंग चमकीला है। अगर हम दोनों को मर्ज कर देते हैं तो भी तो हम नहीं बता सकते कि ग्रेनाइट का रंग है कैसा, एक्चुअल में नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, आंसर ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। मीन्स अगर हम दोनों को मर्ज भी कर देते हैं तो भी हम आंसर उसका नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और मैंने बताया आपको एचएस में पूछा गया था, किस तरीके का पूछा गया वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, इसमें ना बहुत सारे टाइप होते हैं। ओके, जो ये क्वेश्चन होते हैं ना इसमें आपको मैथमेटिक्स के बेस पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे एज रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया था, अगर आप देखेंगे ये वाला कार्य से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, या एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जा सकता है, या फिर कंपैरिजन रिलेटेड दिया जा सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट हमने इसमें पढ़ा, सिटिंग अरेंजमेंट आप देखेंगे तो देखिए ये भी बिल्कुल मैथमेटिक्स उसमें दे दिया, एज से रिलेटेड, ये सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड दे दिया। कुछ में कंपैरिजन रिलेटेड भी दे सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी में कंपैरिजन रिलेटेड किस तरीके से कि ए जो है ई से भारी है या बी सी से भारी है, फिर पूछा जाए कि इनमें सबसे भारी कौन है, इस तरीके के जो होते हैं तो वो क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो डाटा सफिशिएंसी में क्या होता है ना कि जितना भी टाइप आप पढ़ते हैं ना वो किसी भी टाइप का दे सकता है। वो सर्कुलर अरेंजमेंट दे सकता है, वो लीनियर अरेंजमेंट दे सकता है, मैथ्स दे सकता है, टाइम एंड वर्क हो गया या एज हो गया, किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे सकता है। हमें सिर्फ उसमें डाटा हमारे लिए सफिशिएंट है या नहीं आंसर निकालने के लिए जस्ट ये चेक करना होता है, कोई उत्तर हमें उसमें नहीं निकालना होता है। ओके, ना ही उसमें हमें कुछ भी एज्यूम करना होता है। ओके, तो जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते थे वो मैंने आपको बताए हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पे दिया सकता है। इसके अलावा ना ब्लड रिलेशन भी दे सकते हैं। इसमें ब्लड रिलेशन पूछ लिया जा सकता है कि ए और बी में क्या संबंध है, फिर उसमें कुछ कथन दे दिया जाए। क्या सिर्फ हम पहले कथन से ये बता सकते हैं कि ए बी के बीच में क्या रिलेशन है, या दोनों को मिलाकर बता सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो बहुत ईजी होता है डाटा सफिशिएंसी, अगर आप पढ़ लेंगे मतलब अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियस है एक भी क्वेश्चन आप इसमें से गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसीलिए हमने इसको पहले कवर किया है। इसके अलावा जैसे एक जो इंपॉर्टेंट बचता है पजल हमारा बचता है, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद हम पजल करेंगे कि पजल किस तरीके से सॉल्व की जाती है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं या एचसीएस में जो पजल से क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करेंगे ही साथ में। ठीक है,
तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।